Good morning, class. गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, अटेंडेंस सेंड कर दो बेटा चैट बॉक्स में, फिर हम कंटिन्यू कर रहे हैं आगे आज। Okay, so today we are going to start with the next topic, that is client server architecture. As such, आपके syllabus में mention नहीं है, but we are dealing with web services, means web development. So basically, we need to know how the client server architecture works. अब क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के बारे में भी आप लोगों में से किसी ने पहले पढ़ा हो, कोई अपने व्यूज बताना चाहेगा इसके बारे में? एनीवन?
Am I audible to all now? Yes, ma'am. Okay. Yeah. Okay. Anyone who wants to share something about this? कोई इसकी एग्जांपल बता दो. ओके. क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर एक तरह से नेटवर्क मॉडल है, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली डिफरेंट डिवाइसेस अटैच्ड होते हैं, बट देयर इज वन डिवाइस दैट इज नोन एज सर्वर, जिसके अंडर बाकी सारी डिवाइसेस एज ए क्लाइंट वर्क करती हैं, ठीक है. तो कोई भी नेटवर्क आर्किटेक्चर इन विच ईच कंप्यूटर और प्रोसेस, कंप्यूटर भी हो सकता है या कोई भी प्रोसेस, मतलब कोई मशीन हो सकती है, मोबाइल फोन हो सकता है, टैबलेट हो सकता है, कोई भी मशीन हो सकती है ऑन द नेटवर्क जिसके साथ नेटवर्क कनेक्टेड है, इज ईदर ए क्लाइंट और ए सर्वर. कोई भी ऐसा नेटवर्क आर्किटेक्चर जिसमें हर एक कंप्यूटर या डिवाइस या तो एक क्लाइंट है या एक सर्वर है, इज नोन एज ए क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, ठीक है. तो अब क्लाइंट्स क्या होते हैं, सर्वर्स क्या होते हैं, अगर इन चीजों की बात करें तो पहले सर्वर के बारे में देख लेते हैं. सर्वर्स आर पावरफुल कंप्यूटर्स और प्रोसेसेस डेडिकेटेड टू मैनेजिंग डिस्क ड्राइवर्स, printers and network traffic servers. Basically सर्वर्स एक कुछ ऐसे कंप्यूटर्स, पावरफुल कंप्यूटर बोल दिया जाता है इनको, क्यों? क्योंकि ये बाकी कंप्यूटर्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं, उनकी फंक्शनैलिटी को कंट्रोल कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं ये कंट्रोल? इनके पास पावर्स होती हैं. क्या पावर्स होती हैं? ये अब एक तरह से पेरेंट की तरह वर्क करते हैं फॉर द क्लाइंट, ठीक है. क्लाइंट को कोई भी काम अगर करवाना है तो उसे सर्वर के पास रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी. सर्वर उस रिक्वेस्ट को अप्रूव करेगा या नहीं करेगा, ये सर्वर पे डिपेंड करेगा. अगर वो रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाती है तो फिर वो उसका एज एक रिस्पॉन्स भेजता है, एज ए रिटर्न रिप्लाई क्लाइंट को, कि इस चीज के लिए ये रिस्पॉन्स है. अगर उसने करना है वो काम तो करके भी भेज देगा, नहीं करना तो फिर भी वो रिस्पॉन्स भेजेगा कि मैंने ये काम नहीं करना, दिस इज नॉट ऑथराइज्ड वर्क, ठीक है. देन कम्स क्लाइंट्स. अब क्लाइंट्स क्या है? कोई भी पीसी या कोई भी वर्क स्टेशन जो कि यूजर यूज करता है, जिसके ऊपर यूजर कोई भी एप्लीकेशंस को रन करता है. सो इट कैन बी अवर मोबाइल फोन, अवर नॉर्मल डेस्कटॉप पीसी, एनीथिंग. ये भी कंप्यूटर्स हो सकते हैं, ये भी कंप्यूटर्स हो सकते हैं. डिफरेंस क्या है क्लाइंट और सर्वर के बीच में? सर्वर्स के पास अथॉरिटी है, वो रिक्वेस्ट को अप्रूव करे चाहे ना करे, बट क्लाइंट क्या करेगा? वो हमेशा रिक्वेस्ट करेगा और रिस्पॉन्स की वेट करेगा कि मुझे कोई रिस्पॉन्स आए, ठीक है. देन क्लाइंट्स रिलाई ऑन सर्वर्स फॉर रिसोर्सेज. क्लाइंट्स जो हैं वो सर्वर पे डिपेंडेंट होते हैं, किसके लिए? रिसोर्सेज के लिए. अब रिसोर्सेज कैसे हो सकते हैं? फाइल्स भी हो सकती हैं, डिवाइसेस हो सकती हैं, या फिर इंटरनेट कनेक्शन हो सकता है, या कोई और ऐसी कोई भी फैसिलिटी जो कि सर्वर पे डिपेंड कर सकती है. देन क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को हम क्या कहते हैं? और इसका नाम है टू टायर आर्किटेक्चर. सो लास्ट टाइम जो फाइनल पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था, एक्सप्लेन टू टायर आर्किटेक्चर, ठीक है. तो कई बच्चों ने बोला था कि नहीं हमें करवाया ही नहीं गया, सिलेबस में ही नहीं था, हमने पढ़ा ही नहीं कभी. तो आपको पता होना चाहिए कि टू टायर आर्किटेक्चर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर कहा जाता है. टू टायर्स मतलब दो लेयर्स होंगी. फर्स्ट लेयर होगी क्लाइंट की, सेकंड लेयर होगी सर्वर्स की. तो बेसिकली इट इज टू टायर आर्किटेक्चर. देन इट बेसिकली डिस्क्राइब्स, ये टू टायर आर्किटेक्चर है, ये क्या डिस्क्राइब करता है? रिलेशनशिप बिटवीन टू कंप्यूटर प्रोग्राम्स. दो कंप्यूटर प्रोग्राम्स के बीच में रिलेशनशिप बताएगा, जिसमें से एक प्रोग्राम तो हमारा क्लाइंट होएगा जो रिक्वेस्ट करेगा दूसरे प्रोग्राम को, और जो दूसरा प्रोग्राम होगा उसे हम बोलेंगे सर्वर. क्यों? क्योंकि वो फुलफिल करेगा उस रिक्वेस्ट को या फिर उसे डिस्कार्ड करेगा. अब इसकी बेस्ट एग्जांपल आप ले सकते हो, जब आप क्लाउड से कुछ भी डाटा अगर आप डाउनलोड करते हो, फॉर एग्जांपल गूगल ड्राइव की बात कर लें, तो गूगल ड्राइव के केस में आपका फोन एक क्लाइंट की तरह वर्क करता है, और गूगल की जो ड्राइव जो सर्वर पे पड़ी गूगल, ठीक है, जिसने हमारा डाटा सारा सेव किया हो ऑनलाइन हमारे क्लाउड के ऊपर, तो डेट इज ए सर्वर. अब इसमें भी डिफरेंट नेटवर्क मॉडल्स यूज होते हैं, जिसमें आते हैं हमारे IaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, ठीक है, और आता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, एंड एक होता है थर्ड वन इज PaaS, पेरिफेरल्स एज ए सर्विसेज, ठीक है. तो ये डिफरेंट हमारे सर्विस मॉडल्स होते हैं जो यूज करते हैं हम क्लाउड से डाटा को डाउनलोड करने के लिए या फिर यूज करने के लिए. देन एक एग्जांपल लेके इसी चीज को समझाया गया कि अगर लेट्स इमेजिन मैंने बैंक अकाउंट का डिटेल्स चेक करनी है कि मेरे बैंक में कितनी मनी है, या किस किस ये इस बैंक जो मेरा अकाउंट नंबर है ये किसके नाम पे है, इसमें कितने इनकम है अभी, और
मैंने कितना विड्रॉ किया या सारी डिटेल्स लेनी। तो क्या करें कि हम लोग एक कंप्यूटर पे बैठते हैं, ठीक है, या फिर एक मोबाइल से ही किसी भी डिवाइस से हम बैंक की वेबसाइट को खोलते हैं और वहां पे जो भी ऑप्शंस होते हैं उस पर क्लिक क्लिक करते हैं। वहां पे अगर ऑप्शन होगा कहीं पे कि बैंक अकाउंट की डिटेल्स चेक करनी है, बैंक बैलेंस चेक करना है, तो हम उस पर जब क्लिक करते हैं तो तभी एक रिक्वेस्ट जाती है बैंक को। ये जो रिक्वेस्ट जा रही है ये HTTP की फॉर्म में जाती है। ओके, कहाँ पे थे हम? रिक्वेस्ट में हमें हाँ, HTTP फॉर्म में ठीक है जाती है ठीक है मैम। ठीक है ठीक है। जो क्लाइंट है वो रिक्वेस्ट भेजेगा। अब इसने रिक्वेस्ट भेजी थी बैलेंस चेक करने के लिए, वो HTTP की फॉर्म में जाएगी, HTTP प्रोटोकॉल की हेल्प से जाएगी, ठीक है। उसके बाद वो रिक्वेस्ट जब बैंक पे के पास जाती है तो बैंक क्या करता है, उसे अपने डेटाबेस सर्वर के पास भेज देता है उस रिक्वेस्ट को, और उसे फॉरवर्ड कर देता है ताकि सर्वर रिस्पॉन्स करे कि उसने उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके उसका रिस्पॉन्स देना है या फिर उसने निगेट कर देना है उसका रिस्पॉन्स देने से। ये सर्वर पे डिपेंड करता है। अगर तो उसे उस अकाउंट नंबर को, उस सर्वर को वो वाला अकाउंट नंबर मिलेगा जो जिस अकाउंट के लिए हम बैलेंस चेक के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो फिर तो वो रिस्पॉन्स कर देगा अकाउंट की डिटेल्स के साथ। अगर नहीं मिलेगा देन इट विल रिस्पॉन्स दैट अकाउंट नंबर इज इनवैलिड। सो बेसिकली सर्वर रिस्पॉन्ड तो करेगा ही करेगा, चाहे वैलिड करे चाहे इनवैलिड करे, ठीक है। तो ऐसे ही अगर इसी एग्जाम्पल को हम अपनी PHP की हेल्प से समझना चाहें, अपनी नॉर्मल आप वेबसाइट जो यूज करते हो उसकी हेल्प से आप समझना चाहें तो कैसे होगा। एक क्लाइंट होता है, वो रिक्वेस्ट भेजता है, HTTP प्रोटोकॉल की हेल्प से रिक्वेस्ट जाएगी, किसके पास जाएगी, हमारे सर्वर के साइड। सर्वर पे क्या होगा, एक वेब सर्वर होगा और साथ में एक जो हमारी लैंग्वेज है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, उसका एक कंपाइलर हो सकता है, ठीक है, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम सर्वर, वैम्प सर्वर, ठीक है, ये सर्वर्स होते हैं। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होती है सर्वर पे, एक फाइल सर्वर पे इन दोनों का कॉम्बिनेशन वर्क करता है। हम कोई भी वेबसाइट अगर बनाते हैं तो उसमें अकेली HTML का भी कोई फायदा नहीं, अकेले PHP का भी कोई फायदा नहीं, ठीक है। इन दोनों को कंबाइनली वर्क करके ही कोई वेबसाइट रन करती है। तो ये सारा कुछ बैकएंड पे स्टोर्ड है। उसने जैसे ही रिक्वेस्ट भेजी, वेब सर्वर के पास रिक्वेस्ट गई, उसने क्या करना है, ये PHP वाली जो फाइल होगी इसकी फंक्शनैलिटी को रिटर्न नहीं करना आपको। इसने सिर्फ आपको HTML की फंक्शनैलिटी रिटर्न करनी है। अब ये क्यों करना है उसने, क्योंकि आपको जो भी काम करवाना है वो तो सर्वर नहीं करना है, ठीक है। तो फिर ये अपनी PHP की कोडिंग, मतलब अपना बेसिक लॉजिक क्यों आपको रिटर्न में दे। अब अगर आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हो, उसका अगर आप इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हो, तो उस जगह पे आपको कहीं पे भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का कोई भी कोड नहीं दिखेगा, अकेला आपको HTML का कोड दिखेगा, ठीक है। तो वो रिस्पॉन्स में भी वो जो आपको देती है वेबसाइट मिलती है वो HTTP की हेल्प से ही मिलती है, बट वो हमेशा HTML फॉर्मेट में ही होगी, वो PHP के फॉर्मेट में या फिर ASP जिस भी लैंग्वेज के साथ उन्होंने HTML यूज की होगी उसके साथ नहीं मिलेगी। PHP की फाइल ही MySQL के साथ भी डील करेगी, ठीक है, डेटाबेस के साथ भी डील करेगी। सो बेसिकली डेटाबेस के साथ डायरेक्ट लिंक PHP का है, बट उसको वो HTML में कन्वर्ट करके फिर आपको वापस रिटर्न में देता है। गॉट इट? हाँ जी, एनी रिस्पॉन्स? Yes, ma'am. ओके ओके, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल कि ये कैसे वर्क कर रहा है। अब आपको ये सिंपल गूगल खुली दिख रही है, ठीक है। अगर आप इसको देखना चाहते हो कि इसका क्या कोड है तो राइट क्लिक करोगे कहीं पे भी पेज पे, ठीक है। देन इंस्पेक्ट पे जब क्लिक करोगे तो कुछ खुलता है। ये क्या खुल रहा है बेसिकली, अगर आप देखोगे ध्यान से तो स्टार्टिंग में इन्होंने बताया है कि इन्होंने HTML का कोड लिखा है जिसके अंदर सारे टैग्स जो आप लोगों ने देखे हुए होंगे शायद, ऐसे ही कुछ टैग्स हैं। बट यहाँ पे कहीं पे भी आपको PHP का कोई स्क्रिप्ट नहीं दिखेगी, ASP की कोई स्क्रिप्ट नहीं दिखेगी। ये सारे जो स्क्रिप्ट दिख भी रही हैं दे आर जस्ट लाइक ए डम्बी, जो कि आप लोगों को समझ नहीं आएगी, बट यस इसको समझ आएगी जो हमारा ब्राउजर है, ठीक है। ये div
स्टेटमेंट, स्टाइल्स, देन स्क्रिप्ट्स अगेन, बॉडी, देन HTML क्लोज, सारा उन्होंने HTML का ही रिव्यू वापस किया है। कहीं पे भी उन्होंने ये नहीं बताया कि हमने इसके साथ कौन सी फाइल यूज की है, ठीक है। या फिर अगर आप इधर भी देखो तो डिफरेंट स्टाइल्स, जो CSS के स्टाइल्स हैं वो यहाँ पे मेंशन्ड है। डिव के लिए क्या क्या रखा है इन्होंने, ये सारा कुछ गिवन है, ठीक है। बट आपको कहीं पे भी इसका जो PHP का स्क्रिप्ट होगी या फिर उसकी क्या कहते हैं उससे, कोई भी लैंग्वेज, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की स्क्रिप्ट होगी, वो आपको नहीं दिखेंगी जिसमें आपके डेटाबेस की डिटेल्स लिखी होगी कि इसका क्या सर्वर है, क्या नहीं, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमारा वेबसाइट का पार्ट चलता है। इसमें यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बता दो, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी, No, अगर डाउट है तो बता दो। no. एनीवन? मैम ये वाली स्लाइड समझा दो। ओके, ठीक है। अब जब हमने क्या किया, मैंने गूगल ओपन करनी है जी, ठीक है। मैंने ब्राउजर खोला, उसमें मैंने क्या लिखना है ऊपर, google.com, ठीक है। जब मैं google.com लिखूंगी तो वो अपने आप उसके आगे https://www ये सारा खुद खुद ब खुद आ जाता है वहां पे, ठीक है। होता क्या है, वो उसने HTTP की हेल्प से ही रिक्वेस्ट भेजनी है सर्वर को, डेट्स वाई उन्होंने अपने आप ये सारा कुछ ऐड कर दिया। तो रिक्वेस्ट हमेशा HTTP की हेल्प से ही जाएगी, ये फर्स्ट थिंग आपको याद रखनी है। दूसरी चीज आपको क्या याद रखनी है कि जब सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाती है तो ऐसा नहीं होता कि सर्वर के पास सिर्फ HTML स्क्रिप्ट ही हो। सर्वर के पास HTML भी होगी, PHP भी होगी, अगर PHP से यूज किया उसने, उसके साथ अगर ASP किया तो ASP होगी, अगर कोई और लैंग्वेज उसने यूज की है सर्वर स्क्रिप्ट के लिए तो वो उसके पास होगी साथ में। बट वो क्या करते हैं, वो सर्वर क्या करता है, सर्वर जो भी आपकी कोडिंग वाली मीन्स वो टैग्स वाली कोडिंग नहीं बोल रही, मैं लॉजिक वाली कोडिंग बोल रही हूँ। जो लॉजिक वाली कोडिंग होगी वो वाली कोडिंग को, जस्ट वेट क्लास, ओके। तो हम कर रहे थे सर्वर पे क्या क्या स्टोर्ड है, सॉरी फॉर इंटरप्शन। सर्वर पे हमारे HTML के साथ साथ दूसरी भी, चला दो। सर्वर पे हमारे HTML के साथ साथ PHP या फिर किसी और भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का कोड होगा जिसकी हेल्प से आपने कोडिंग लिखी होगी, मतलब अपना लॉजिक लिखा होगा। लाइक कि मुझे डेटाबेस से कनेक्टिविटी करनी है, डेटाबेस कौन सा यूज करना है, सर्वर कौन सा यूज करना है, कौन सी क्वेरी चलानी है, कौन से बटन पे क्लिक करने के बाद। तो ये सारी जो कोडिंग होती है, ये वाली कोडिंग हम स्क्रिप्ट में लिखते हैं, ये हम HTML में नहीं लिखते। HTML सिर्फ एक फ्रंट एंड डिजाइन करती है, ठीक है। तो जब भी HTML और PHP की कंबाइंड फाइल आप सर्वर पे सेव करते हो तो सर्वर क्या करता है, इसमें से कुछ पार्ट एक्सट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। PHP की फाइल ने तो MySQL के साथ डील करना है, बट जब आप दोनों फाइल्स को सेव करते हो तो सर्वर क्या करता है, इन दो, अगर आप एक ही फाइल में भी लिख रहे हो ना दोनों कोड, तो सर्वर खुद ब खुद उसकी दो फाइल्स बना देता है अलग अलग। एक होगी उसकी HTML फाइल, दूसरी होगी उसकी PHP या फिर कोई और लैंग्वेज की फाइल। अभी मैंने PHP की एग्जांपल इसलिए ली है क्योंकि हमें PHP है सिलेबस में, ठीक है। अगर कोई और लैंग्वेज हमारे सिलेबस में होती तो मैं वो उसकी एग्जांपल भी ले सकती थी। अब सर्वर ने इन दोनों फाइल्स में अलग अलग उसने अपना जो भी कोड था उसको डिफरेंशिएट करके अलग अलग कर दिया, जो रिक्वायरमेंट थी वो उसने फुलफिल की हर फाइल की, ताकि दोनों आपस में कनेक्टेड भी रहें बट विद द हेल्प ऑफ सम मीन्स। तो जब सर्वर के पास ये रिक्वेस्ट आई
तो उसने देखा मेरे पास HTML फाइल जो पड़ी है मैंने सिर्फ वही भेजनी है, क्यों? क्योंकि मैं अपना लॉजिक किसी को नहीं बताऊंगा। ठीक है, इसे बोलते हैं हम डेटा एब्स्ट्रैक्शन, जो आप लोगों ने ऊप्स में भी पढ़ी होगी। अपना जैसे रिमोट वाली एग्जांपल आपने पढ़ी थी कि हमें रिमोट के इंटरनल वर्किंग के बारे में नहीं पता, बट हमें रिमोट क्या काम करता है, कौन सा बटन क्या काम करता है वो पता है। ठीक है, तो सेम इज द केस विद दिस। रिमोट की इंटरनल वर्किंग जो है वो है PHP की फाइल में, बट रिमोट क्या काम करता है, कौन सा बटन इसका क्या काम करता है, डेट इज इन द HTML फाइल। तो ये वाली फाइल सर्वर क्या करेगा, एक रिस्पॉन्स बना के HTTP की हेल्प से ये फाइल क्लाइंट के पीसी में भेज देगा। ठीक है, तो ये जो HTML वाली फाइल जो खुलेगी वहां पे क्लाइंट के सामने, इसमें डिफरेंट बटन्स भी होंगे, डिफरेंट मेन्यूज भी होंगे, जिसपे सर्वर, जिसपे क्लाइंट कुछ भी अगर क्लिक भी करे या होवर भी करे तो कुछ ना कुछ एक्शन परफॉर्म होना चाहिए। तो जैसे जैसे एक्शन कोई ना कोई परफॉर्म होता रहता है, साथ ही साथ रिक्वेस्ट HTTP की फिर से भेजता रहता है क्लाइंट, और बार बार सर्वर से रिक्वेस्ट आता रहता है। अगर आपको और भी डिफिकल्टी लगे समझने में कि रिक्वेस्ट जाती रहती है वापस आती रहती है, इतना तो फिर वो वेला नहीं होगा, तो आप ऐसे कर सकते हो, एक बार एक वेबसाइट को लोड कर लेना, नेट कर देना बंद, फिर आप उसके ऊपर किसी भी बटन पे क्लिक करना, उसके बाद देखना कि वो पेज खुलता है अगला या नहीं खुलता, या वो वाला एक्शन परफॉर्म होता है या नहीं होता। अगर वो एक्शन परफॉर्म हो गया, इट मींस इट इज वायोलेटिंग द क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। ठीक है, अगर वो एक्शन परफॉर्म नहीं होगा इंटरनेट बंद करने के बाद, देन इट मींस कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर जो है वो उस पर प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड है। वैसे तो ऐसा कभी नहीं होगा कि अगर मैं नेट बंद कर दूं उसके बाद मैं बोलूँ जी मैंने ये एक्शन परफॉर्म करना है, मैं कुछ भी क्लिक करूँ या कुछ सर्च करूँ, तो वो नहीं होगा, वो बोल देगा कि इंटरनेट इज नॉट कनेक्टेड। ठीक है, तो कैनॉट रीड सर्वर कुछ ऐसे भी कई बार आता है लिखा हुआ। तो वो चीजें इसी की वजह से आती हैं, क्योंकि वो HTTP रिस्पॉन्स भेज ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन ही नहीं होगा। दैट्स वाई जब भी ये डायग्राम बनाना है तो इसमें ये नेटवर्क वाला जो पार्ट है दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। अगर नेटवर्क होगा तभी ये रिक्वेस्ट जाएगी और रिस्पॉन्स आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। मेन हम लोगों का क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर सिर्फ ये इतनी लेयर जो ऊपर वाली लेयर है यहाँ तक ही काम करे। ये जो बैकएंड की वर्किंग है वो समझाने के लिए ये नीचे वाला पार्ट मैंने ऐड किया था। ठीक है, ये नीचे वाला पार्ट जो ऐड किया है दैट इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि आपके बैकएंड पे क्या चल रहा है। जो ऊपर वाला पार्ट इतना है दैट इज द बेसिक लॉजिक ऑफ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। आप इस आर्किटेक्चर को ऐसे भी समझ सकते हो कि ये तो एक क्लाइंट की बात करें, ऐसे मल्टीपल क्लाइंट्स एक ही सर्वर को बार बार रिक्वेस्ट करें, जैसे स्टार टोपोलॉजी में होता है, एक हेड होता है और उसके अंडर डिफरेंट पीसीज कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोगों ने हब के साथ कनेक्ट किए होते हैं डिफरेंट पीसी। ठीक है, स्टार टोपोलॉजी में तो वैसे ही एक सर्वर होता है और मल्टीपल क्लाइंट्स होते हैं जो कि एक ही सर्वर को अप्रोच करते हैं अपनी क्वेरीज के लिए, और सर्वर एक ही टाइम पे मल्टीपल क्लाइंट्स की क्वेरीज को सोल्व कर सकता है, रिस्पॉन्स दे सकता है उनकी क्वेरीज का। ठीक है, हाँ जी, ठीक है, यस मैम। Yes, ma'am. ओके। किसी को कोई डाउट अभी तक ऊपर वाले या किसी भी पार्ट में कोई डाउट है तो बता दो। नो मैम। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज इंट्रोडक्शन टू PHP। अब PHP पे हम मूव कर रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल PHP की फुल फॉर्म, जिन बच्चों ने तो PHP की है उनको तो पता होगी, जिन्होंने नहीं की उनके लिए बता देते हैं, दैट इज हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि मैम इसका पहले वाले पी की फुल फॉर्म ही नहीं है, तो कोई आंसर देगा इस चीज का जिन्होंने PHP की ट्रेनिंग दी है? मैम क्या थी फुल फॉर्म? ये सामने लिखी हुई है बेटा, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। PHP की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, बट इसमें जो स्टार्टिंग वाला पी है इसकी फुल फॉर्म है यहाँ पे या नहीं है? प्रोग्रामेबल। नहीं, प्रोग्रामेबल नहीं है। अच्छा, कौन कौन से स्टूडेंट्स ने PHP की ट्रेनिंग की थी? काइंडली रेज योर हैंड्स। कोई भी नहीं है अब PHP की ट्रेनिंग वाला बच्चा? वेरी नाइस।
कोई बात नहीं, प्रोजेक्ट्स लेके आना फिर बताऊंगी आपको जरा। मैडम पहले इसकी फुल फॉर्म थी पर्सनल होम पेज, यस अब चेंज हो गया है। यस, ठीक है, परफेक्ट। पहले पीएचपी की अगर हम हिस्ट्री में जाएं, जैसे जावा का पहले नाम ओक था, ठीक है, वैसे ही पीएचपी की फुल फॉर्म पहले, बेसिकली इसका ओरिजिनल नेम था पर्सनल होम पेज, ठीक है। पर्सनल होम पेज से बनी इसकी पीएचपी की शॉर्ट फॉर्म। बट उसके बाद पर्सनल होम पेज वाज नॉट ए गुड नेम फॉर ए प्रोग्रामिंग फॉर ए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो उन्होंने कुछ इसमें एडिशंस की, कुछ जिस बंदे ने इसमें मॉडिफिकेशन की, उसने इसका नाम चेंज करने के बारे में भी सोचा, तो उसने इसका नाम हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर रख दिया। अब अगर इसमें भी देखो तो प्री प्रोसेसर डबल पी इसमें भी है और एक एचपी है, बस उसने क्या किया, प्री हाइपरटेक्स्ट प्रोसेसर के बजाय उसने पूरा नाम उसका हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर रख दिया। तो अगर आपसे बाय चांस पूछा जाए कि पीएचपी की फुल फॉर्म में स्टार्टिंग वाला पी कहाँ पे है, तो आप ये बोलोगे कि इसकी ओरिजिनल फुल फॉर्म जो थी दैट वाज पर्सनल होम पेज, बट अब इसका नेम चेंज करके हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर कर दिया गया है। बट अगेन इसकी फुल फॉर्म यही मानी जाती है, चाहे पी आगे लगाओ चाहे पीछे लगाओ, डजंट मीन, ये इसकी फुल फॉर्म यही है, ठीक है। बट हाँ, आपको वैलिड आंसर पता होना चाहिए कि पर्सनल होम पेज था इसका ओरिजिनल नेम। अब नेक्स्ट पार्ट इज, जो हमारी पीएचपी है दैट इज सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है ये, ठीक है। ये किस काम के लिए बनाई गई थी? अब सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है मतलब सर्वर पे ही रहेगी, क्लाइंट अपने पास नहीं रखेगा, इसका कोड सर्वर पे रख देगा। सर्वर इसके कोड को देख के रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स करना है या नहीं करना वो देखेगा। देन ये किस काम के लिए डिजाइन की गई थी? स्पेशली फॉर डायनेमिक एंड इंटरेक्टिव वेब पेजेस के लिए। डायनेमिक मतलब कुछ ऐसे वेब पेजेस जिसमें स्टैटिक डाटा नहीं होगा, मतलब स्टिल डाटा नहीं होगा, जिसका डाटा डेली चेंज होता रहेगा विद पासेज ऑफ टाइम। एंड इंटरेक्टिव वेब पेजेस का मतलब तो आपको पता होना चाहिए कि इंटरेक्टिव मतलब गुड लुकिंग हो जो वेब पेजेस, ठीक है जी। देन वन ऑफ द मेन रीजन बिहाइंड दिस इज पीएचपी कैन बी इजीली एम्बेडेड इन एचटीएमएल फाइल्स। अब जो पीएचपी होती है दैट इज द लैंग्वेज जिसको आप एचटीएमएल के साथ इजीली एम्बेड कर सकते हो। क्यों? क्योंकि पीएचपी का कोड मोस्ट ऑफ द टाइम एचटीएमएल के साथ ही डील करके वर्क किया जाता है, यूज किया जाता है। HTML codes also be written in the PHP file, मतलब चाहे PHP का कोड HTML में यूज कर लो, चाहे HTML का कोड PHP में यूज कर लो, that is all under you, ठीक है। देन PHP सर्वर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, अगेन सेम ही लिखा हुआ है। देन ए पावरफुल टूल फॉर मेकिंग, सेम ही डेफिनेशन दोबारा लिखी गई गलती से। देन इट इज वाइडली यूज्ड, फ्री एंड efficient alternative to competitors such as Microsoft ASP, ठीक है। ये पहले क्या होता था, माइक्रोसॉफ्ट की एएसपी लैंग्वेज एक्टिव सर्वर पेजेस, एएसपी की फुल फॉर्म है एक्टिव सर्वर पेजेस, नोट कर लेना। माइक्रोसॉफ्ट की पहले एएसपी लैंग्वेज यूज होती थी फॉर डिजाइनिंग वेब पेजेस, बट नाउ पीएचपी इज यूज्ड, वो एक कॉम्पिटिटर है इस एएसपी का। अब एएसपी को ऑलमोस्ट पीएचपी रिप्लेस करने पे आ गई है, ठीक है। बट यस, कोई भी लैंग्वेज ऐसे रिप्लेस हो नहीं सकती, बट आप ये बोल सकते हो कि ये उसका एक सब्स्टिट्यूट बन गई है पीएचपी। अब जो काम एएसपी में हो सकते थे वो सारे काम अब पीएचपी में हो सकते हैं। देन पीएचपी 7 जो है वो इसका लेटेस्ट स्टेबल रिलीज है इस टाइम पे पीएचपी का। यहाँ तक किसी को किसी भी पॉइंट में कोई भी डाउट है तो प्लीज इन्फॉर्म मी। नो मैम। ओके ओके, हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आप 5 मिनट की ब्रेक ले लो, 5 मिनट की, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में इसका नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट होगा एक बार रिवाइज कर लेना, कोई डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में बता देना, हमारे 2 लेक्चर्स कंटिन्यूटी में है, ठीक है। 5 मिनट ब्रेक ले लो, पानी पुनी पी लो, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।